आई विल स्क्रीन शेयर अगेन. ये अब आ रहा है नजर पिकासो का पोर्ट्रेट? जी मैम. चलो ठीक है. ये इसका अर्ली फेज है. कोई बात नहीं, अभी तक मैं जो बढ़ा रही थी आपको कोई पेंटिंग से रिलेटेड था भी नहीं, यही यही से स्टार्ट हो रही है. अच्छा, ये है इसका अर्ली फेज का इसका पोर्ट्रेट जो ये बना रहा है. यहाँ पर आप देखो कि बड़े डल म्यूटेड टोन्स हैं, और मगर फॉर्म के अंदर उसका इंटरेस्ट आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाता है. इसके अर्ली टाइम पीरियड की कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसके ऊपर वैन गॉग का और एल ग्रेको का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. एलोंगेशन ऑफ फॉर्म, ये देखें, एलोंगेशन ऑफ, चेंज हुई है स्लाइड बच्चों? यस मैम. ठीक है. एलोंगेशन ऑफ फॉर्म आप यहाँ देखो कि मतलब कि फिगर्स, उसके लिम्स लंबे लंबे हैं. ये है एब्सनीथ ड्रिंकर. इसकी ये जो इसने 1901 तक की पेंटिंग्स है ना इसकी, ये वो है एब्सनीथ ड्रिंकर. और एक और पेंटिंग थी इसकी, ये द गिटारिस्ट. ये अब यहाँ पर देखो कि कितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन है फॉर्म की, प्लस एलोंगेशन. एलोंगेशन ऑफ फॉर्म जो है उसकी एक बड़ी अपनी हिस्ट्री है जो गॉथिक से स्टार्ट होती है. उसके कोई मीनिंग्स हैं, क्यों एलोंगेट किया जाता था उसको, एलोंगेशन ऑफ फॉर्म क्यों की जाती थी इतनी ज्यादा. उसके पीछे एक बहुत से स्पिरिचुअल रीजंस थे, अगर आपको याद हो तो. यहाँ आपको इसकी एल ग्रेको और गोया के इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं. और आप ये देखो कितने पेल फिगर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट, दे लुक लाइक डेड फिगर्स. ये तो एब्सनीथ ड्रिंकर है और ये म्यूजिशियन गिटारिस्ट है. और गिटारिस्ट की पेंटिंग जो है गोया ने भी बनाई हुई है अपने टाइम पीरियड के अंदर. और उसमें हम देख सकते हैं कि इसकी बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी आपको नजर आ रही है. और इसकी जो लॉन्ग एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं ये इसने एल ग्रेको से बोरो किए हुए हैं. और ये जो शुरू का टाइम पीरियड है जिसमें इसकी ये पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग देखो, इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये पेंटिंग जो है इसका 1901 तक का जो फेज था, इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लू पीरियड ऑफ पिकासो. जो पिकासो है उसका इतना ज्यादा काम है कि उसने थ्रू आउट हिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा काम है. तो हिस्टोरियंस ने इसके काम को डिवाइड किया है डिफरेंट फेजेस के अंदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और इसका जो यहाँ का शुरू का टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड हिज ब्लू पीरियड. ब्लू पीरियड के बाद जब इसने वहां पर 1907 में सज़ैन की जब एग्जीबिशन होती है, और ये सॉरी 1903 में हुई थी, जब इसने वो एग्जीबिशन भी देखी और इसने फॉर्ब्स का काम भी देखा, तो 1907 में इसने अपनी एक पहली एग्जीबिशन लगाई थी जो कि लोगों के लिए बहुत हैरान कुन थी. और इसमें उसने देखा कि 1907 में इसने एग्जीबिशन लगाई थी और 1906 में मतीस जो है वो एक नीग्रो स्कल्पचर लेकर आया था जिससे कि सज़ैन नहीं सॉरी, पिकासो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था. और उसके बाद इसके काम के अंदर, पिकासो के काम के अंदर एक नई चेंजेस आई जिसमें 1906 और 7 में इसकी पेंटिंग्स कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए फॉव की तरफ चली गई, जिसके अंदर आप ये देखें दी डांसर कि एक डांसिंग फिगर है और बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है. और यहाँ पर लाइन के अंदर कलर को अप्लाई करके बिल्कुल आपको थोड़ी सी चीजें नजर आती हैं फॉव्स वाली. कलर्स वाइल्डनेस इसके काम के अंदर नजर आ रही है. यहाँ थोड़ा सा इसके काम को कहा जाता है कि ये वाइल्ड हो गया है थोड़ा सा फॉब्स के स्टाइल में, क्योंकि ये उनसे हेनरी मतीस से इंस्पायर हुआ है यहाँ पर. मगर यहाँ आप देखोगे कि सिंप्लीफिकेशन है बहुत ज्यादा, और जो नॉन एसेंशियल्स हैं उसने वो टोटली स्किप कर दी हैं. ये सारी चीजें इसने अफ्रीकन स्कल्पचर्स से सीखी. और मगर इसके काम को अगर गौर से देखो तो मतीस से अगर कंपेयर करते हो तो फिर भी आपको यहाँ पर फॉर्म ज्यादा सॉलिड नजर आएगी. इसका फिगर इज कंपैरेटिवली मोर सिविलाइज्ड देन द अफ्रीकन स्कल्पचर्स. ठीक है, स्टिल. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डांस के बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका फेज है, ये देखो ये पेंटिंग और ये पेंटिंग, यहाँ पर आकर हम देखते हैं
کہ کس طرح سے उसने एक काम शुरू कर दिया है और वो है कि वो फॉर्म्स को फैसेट्स में डिवाइड कर रहा है, पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, जियोमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर रहा है, और जियोमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करने के बाद उनको एक ट्रांसलूसेंट सा कलर दे रहा है, और उसकी जो ये ज्योमेट्रिकल डिवीजन है एट सर्टेन टाइम्स ओवरलैप भी हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो रही हैं, ओपेक भी हो रही हैं। तो ये वो पीरियड है जो इसका पिंक पीरियड कहलाता है। इसके अंदर इसने पिंक टोन्ड मोस्टली फीमेल्स को पेंट करना शुरू कर दिया था। अब आप ये देखो कि इसके ब्लू फेज से निकल के इसकी पेंटिंग पिंक फेज में आ गई, और ड्रास्टिक चेंज है इसके हर फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका 1907 की जो उसने ये पेंटिंग्स की हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी उसने अपनी पूरी जो क्यूबिस्ट पेंटिंग्स थी उनके ऊपर वर्किंग की, और किस तरह से उसने की कि उसने कहा कि जो सजैन ने पेंटिंग्स में बात की है, that you must see in nature the cylinder, the sphere and the cone. उसने एक बात की थी फॉर्म से रिलेटेड कि नेचर के सारे एस्पेक्ट्स को हम इन 3 बेसिक शेप्स में दे सकते हैं, मगर इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पेंट किया इन क्यूबिस्ट आर्टिस्टों ने। उसमें हम देखते हैं कि 1908 और 1909 में एक पेंटिंग बराक बनाता है। ये दिस इज द पोर्ट, सी पोर्ट की पेंटिंग है। यहाँ पर आपको एक बोट नजर आ रही है जो कि लगता है जैसे कोई बहुत ही क्लाउडी स्ट्रोमी इस वक्त सी है, और उसके अंदर ये आपको एक बोट नजर आती है। और वो जो मैं आपको बात कर रही हूँ, दिस इज इन द हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्यूबिस्ट पेंटिंग। इस तरह कि आपको नजर आएगा कि फॉर्म भी दिख रही है, बोट दिख रही है, पीछे लाइट हाउस दिख रहा है, आगे में भी आपको वो दिख रहा है, सेल इसके दिख रहे हैं, हर चीज को आप अलग अलग आइडेंटिफाई करते हो, और फॉर्म्स को ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर डिवाइड करके फिर उनके अंदर रंग भरे हैं। इनके रंग फॉव के रंगों जैसे नहीं है, वो वाइल्ड वाइल्ड बीस्ट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत वाइल्ड पावरफुल स्ट्रॉन्ग कलर्स लगाए थे। जहाँ क्या हो रहा है कि हर चीज बड़ी सबड्यूड मोनोक्रोमेटिक डल टोन्स के अंदर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है यहाँ पर कि वो अपनी फॉर्म्स को ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करके फिर समझ लो कि जैसे फ्लैटिश कलर्स को भर रहे हैं। ये वो पॉइंट है, ये पेंटिंग है जो करता है 1908 और 1909 में बराक, और इसी सेम सिमिलर टाइम पीरियड के ऊपर जो है पिकासो एक पेंटिंग बनाता है, और उसके अंदर आप ये देखो दिस इज हेड ऑफ अ विमेन और अ विमेन एंड पियर्स की पेंटिंग है। बुक में इसी पेंटिंग को हेड ऑफ अ विमेन लिखा हुआ है। अब इन पेंटिंग्स को कंपेयर करो अगर आप फॉव की पेंटिंग्स के साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली फॉर्म्स को ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करके बहुत ही मोनोक्रोमेटिक और अर्दन टोन्स के अंदर काम किया जा रहा है। बिल्कुल कलर पैलेट आप देखें फॉव से चेंज हो गई इन दोनों पेंटिंग्स के अंदर, देखें सॉरी ये इन दोनों पेंटिंग्स के अंदर कलर पैलेट टोटल चेंज हो गई है। और यहाँ पर अब जो काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल क्यूबिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को जब आप किसी कॉलेजेस आगे जाते हैं पब्लिक सर्विस वगैरह में एग्जाम्स देने, तो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ क्यूबिज्म। सो देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ क्यूबिज्म। एक्सप्लेन मैं करूंगी, पहले सुन लो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूबिज्म, वन इज एनालिटिक क्यूबिज्म एंड सेकंड इज सिंथेटिक क्यूबिज्म। व्हाट इज एनालिटिक क्यूबिज्म? इट इज टू disintegrate, to tear apart and to break down form। यानी कि अगर उसने एक विमेन का हेड देखा है या पीछे पड़े हुए फालो टेबल देखी है, सो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज डिसइंटीग्रेटिंग उस फॉर्म को अपने माइंड के अंदर तोड़ रहा है, और तोड़ने के बाद उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर रीअसेंबल कर रहा है। To tear apart, to disintegrate and to break down form and then to reassemble it. जब reassemblage की बात आती है, then there is construction, then there is structure। और ये वो चीजें हैं जो आगे चल के कंस्ट्रक्टिविज्म और फ्यूचरिज्म और डी स्टिल प्योरिज्म अगली मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई, उन्होंने इन चीजों से इंस्पिरेशन उठाई। अब थ्योरेटिकली उनका कहना ये है कि जब एक
فیسٹ کے ساتھ دوسرا فیسٹ لگایا جاتا ہے. سم ٹائمس آپ دیکھیں کہ یہ فیسٹ آپ بہت الگ الگ. فیسٹ مینس کیا ہوتا ہے؟ ڈائمنڈ شیپ. کہیں آپ کو ٹرائنگلز نظر آ رہی ہیں, کہیں ریکٹینگلز نظر آ رہی ہیں, کہیں پہ آپ کو جیومیٹریکل ڈویژنز نظر آ رہی ہیں, جو کہیں پر تو شارپ اینگلز بنا رہی ہیں اور کہیں پر جا کر وہ دوسری فیسٹ کے اندر ڈیزالو ہو رہی ہیں. سو دس ڈیزالونگ اینڈ کمبینیشن آف جیومیٹریکل فارمز, دی ٹرانسپیرنسی, یہ وہ چیزیں ہیں جو انالیٹک کیوبزم کے اندر آتی ہیں, اور جس میں what they are up to is to capture the form. ان کے نزدیک اب یہاں پر ہمیں دیکھنے میں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی فارم کیپچر ہو رہی ہے, یہ تو سارا کچھ ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں, ان فیکٹ دس از دا ریئیکشن آف دا ٹائم. اس ٹائم پیریڈ کے ریئیکشن میں دے ہیو اسٹارٹیڈ پینٹنگ لائک دس. ٹھیک ہے, اچھا بچوں آواز آ رہی ہے؟ جی میم. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا شاید چلے گی وہ سارے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دس از ویمن آف دا ہیڈ. اس کے بعد پکاسو ایک پینٹنگ اور بناتا ہے, دیٹ از دی ٹھہرو یہ نہیں ہے, دیٹ از دی یہ ہیڈ آف نہیں یہ نہیں ہے, دس از وولارڈ, دس از اگین بائی پکاسو, اور ایک پینٹنگ اور ہے اس کی ہیڈ آف باراک. یہ مین ود ہیڈ, دس از دا پورٹریٹ آف باراک. جو باراک اس کے ساتھ پارٹنر ہے جو مل کے یہ کام کر رہا ہے, یہ اس کا پورٹریٹ بنا رہا ہے پکاسو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے, ایکٹیویٹی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, فیچرز کدھر جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ڈویژن کی ہوئی ہے انہوں نے اسپیس کی جیومیٹریکل شیپس کے اندر. اچھا یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب کہ انالیٹک کیوبزم کا فیسٹ کیوبزم آ رہی ہے, جس میں وہ سمپل جیومیٹریکل فیسٹس میں ڈیوائڈ کر کے تو شیپس کو بنا رہے ہیں. اس سے اگلا جو فیز اس کا آنا ہے, دیٹ از آف سائملٹینیس کیوبزم. اب ان کا ماننا یہ تھا کہ جب ایک ماڈل بیٹھا ہوا ہے, سپوز ایک کمرے میں ایک ماڈل بیٹھا ہے جس کو آپ بنا رہے ہیں, پینٹ کریں, ڈرا کریں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ماڈل کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے جو روم ہے, آپ اس ماڈل کو اس کے گرد گھوم کے, سپوز وہ ایک کمرے میں چیئر پر بیٹھا ہے تو آپ اس کے گرد گھوم کر اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں, لائک 3D اسکلپچر. اب 3D اسکلپچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم کو 3D فارم یعنی تینوں طرف سے دیکھ کے, ہر طرف سے دیکھ کر بنا لیتے ہیں, اور اس کے اندر وہ ڈیپتھ آپ ایلوژن نہیں ہوتا. 2D پینٹنگ کے اندر ڈیپتھ ایلوژن ہوتا ہے, 3D کے اندر ڈیپتھ فزیکلی موجود ہوتی ہے. اب ان کا ماننا یہ تھا کہ سنس جو پورٹریٹ یا سٹر آپ کے آگے بیٹھا ہوا ہے وہ چونکہ 3D ہے, 2D تو نہیں ہے, تو جب 2D سرفیس پر ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیپتھ کیسے آئے گی, وہ ڈائمینشن جو تھرڈ ڈیپتھ کو شو کرتی ہے وہ کیسے آئے گی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک نئی طرح سے پینٹ کرنا شروع کیا. اس میں اب آپ دیکھو کہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کو فرنٹ بھی دکھ رہا ہے, سائڈ بھی دکھ رہا ہے, 3/4 بھی دکھ رہا ہے, بیک بھی دکھ رہا ہے, یعنی کہ ایک فگر, ہیومن فگر کے جتنے پاسبل اینگلز آپ اس کے گرد گھوم کے دیکھ سکتے ہو. وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو 3D چیز ہے اس کو جب 2D پہ سرفیس پہ شفٹ کر رہے ہیں تو اس کی تھرڈ ڈائمینشن شوڈ بی دیئر. اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہر طرف سے اس اینگل کو, اس کے فیس کو, باڈی کو پینٹ کریں. اب اس کی وجہ سے دیکھیں اور زیادہ ایبسٹریکشن آ گئی ہے پینٹنگ کے اندر, اور چیزیں مزید سمپلیفائی ہو گئی ہیں. جو پہلے ہم فیسٹس دیکھ کر کے آئے ہیں لائک دس, اب چیزیں اس سے اور زیادہ سمپلیفائڈ ہو گئی ہیں. کلر آلموسٹ نکل گیا ان کی پینٹنگ میں سے یہاں پر آ کر. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ رنگ امپورٹنٹ نہیں ہے,
रंग जब इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर्ब्स ने कलर्स को इम्पोर्टेंस दी थी, तो वहां इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं. सो व्हाट यू कैन से इज, जो क्यूबिस्ट मूवमेंट है ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ चल रही है. फॉविस्ट मूवमेंट सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ चल रही है. इनका इनका मकसद सिर्फ जो ये देख रहे हैं उसको अपने तरीके से डिसइंटीग्रेट करके तो रीअसेंबल करना है. अपने माइंड में उस इमेज को ब्रेक करते हैं और उसके बाद इनका माइंड इस फिगर को, इस पोर्ट्रेट को रीअसेंबल करके बना रहा है, जिसके अंदर हम इसको डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, हम इसको डिफॉर्म करना भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं. ठीक है. और उस रिकंस्ट्रक्शन और रीस्ट्रक्चर के मेथड के अंदर उन्होंने अपना जो तरीका चुना है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म का चुना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का चुना है. ठीक है. अब एनालिटिक क्यूबिज्म आपने देख ली. एनालिटिक के कितने फेजेस देख लिए? फैसेट क्यूबिज्म जिसमें सिंपल फैसेट्स में करके तो अर्दन टोन्स के अंदर थोड़ा सा कहीं ओपेक और कहीं ट्रांसपेरेंट पेंट करे. उसके बाद साइमल्टेनियस क्यूबिज्म की एक ही फिगर को एक ही वक्त में हर तरफ से दिखा जा सकता है. ठीक है. उसके बाद 1912, now they are becoming more close to war. ये भी 1912 में है. अब यहाँ पर आकर एक चीज और जो इनके काम के अंदर चेंज आना है वो है सिंथेटिक क्यूबिज्म. दिस इज इट. सिंथेटिक क्यूबिज्म जब स्टार्ट होएगी तो ये सिंथेटिक द वॉयलिन नहीं, सिंथेटिक ये वाला नहीं है, वो आगे चल के आएगा, वो मैं भी आगे दिखाती हूँ आपको. यहाँ पर भी देखो कि अब वो एक वॉयलिन को पेंट कर रहा है और वॉयलिन के हर साइज, उसकी वायर्स और उसके बाकी चीजें जिस जिस तरह से नजर आ सकती हैं उसने हर एंगल से उसको पेंट किया है. और ये है इसका साइमल्टेनियस क्यूबिज्म की एग्जांपल्स, जो एक ये है आर्लेसिनी और वॉयलिन. ठीक है. ये इसकी साइमल्टेनियस क्यूबिज्म है. आपको इसके पोर्ट्रेट्स की बहुत सारे एग्जांपल्स और भी मिल जाते हैं जब आप नेट के ऊपर देखते हैं. अब एट द सेम टाइम हम इसके साउंड होल्स को देख रहे हैं, स्क्रोल्स को देख रहे हैं, लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स को देख रहे हैं, और स्कल्पचर्स क्वालिटी है, फॉर्म के ऊपर फोकस है, नॉन रियलिस्टिक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. मैंने बताया ना कि जब वो रीअसेंबल करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, उसके अंदर वो उन्होंने जो डिटेल्स हैं वो निकाल के सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म की बात कर दी है. अच्छा, एनालिटिक के बाद एक नया फेज आएगा. अच्छा, यहाँ देखो पेज नंबर 302 का सबसे आखिरी लाइन है, क्यूबिस्ट डेवलप एज एनालिटिकल प्रिसाइसली. अगला पेज आ जाएगा. Because it was the painter's aim to break down, to disintegrate, to tear apart what we ordinarily call natural forms. In the effort of the two leaders, Picasso Barak, color had diminished in intensity, giving way to a static application of purely formal principles, rendered in such neutral terms as gray, browns and olives. कितना अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ उसके काम के अंदर. ठीक है. उसके बाद 1912 से 1914 में इनके काम के अंदर और ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, और वो है एग्रेशन कि ये अपने काम के अंदर अब एक थर्ड एलिमेंट को ले आएंगे. अभी तक पेंट हो रहा है सरफेस के ऊपर, कैनवस की सरफेस है और उसके ऊपर पेंट हो रहा है. पेंट जैसे भी हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हर आर्टिस्ट के अलग अलग. अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक थर्ड एलिमेंट को अंडर इम्प्लीमेंट किया गया. लाइक दिस स्टार्टेड एडिंग pieces of wood, marble, newspaper, sheet of music, जिसको आगे चल के हम पेपर कूले या कोलाज आज के दौर में कहते हैं. This is what they have started. They started pasted papers, matchboxes, fragments of matchboxes, bits of playing cards, parts of newspapers, rags, और इस तरह की चीजें जो टेक्सचर, केन चेयर का पार्ट, जिसमें टेक्सचर इज अ टेक्टाइल फॉर्म ऑफ आर्ट जिसको हम हाथ लगा के फील करते हैं. यानी दे हैव ट्राइड टू गिव अ डेप्थ
in their painting, जिसके लिए उन्होंने external चीजों को उठा के अपनी painting में लगाना शुरू कर दिया है. Please do remember this thing. इससे पहले हमें collage history में नजर नहीं आता. कोलाज है स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. और कोलाज क्या है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो उठा के वो अपनी पेंटिंग्स में लगाना शुरू हो गए. दिस इज द पैकेज ऑफ टोबैको के उसके उठा के टोबैको के उसी को लगा दिया. दिस इज इनफैक्ट एग्रेशन ऑफ द टाइम जो वो अपनी निकाल रहे हैं इस तरह का पेंट करके. और उनके नजदीक के जो भी ये मटेरियल है उसकी एक फॉर्म है, उसका एक कलर है जो कि ऐड करता है कॉम्पोजिशनल वैल्यू इनकी पेंटिंग के अंदर. ठीक हो गया. उसके अंदर एक ये है पैकेज ऑफ टोबैको की एग्जांपल है आपके पास. और ये क्या है, सिंथेटिक क्यूबिज्म. प्लीज डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स. ये जो कोलाज और ये है एनालिटिक में फैसेट क्यूबिज्म और साइमल्टेनियस क्यूबिज्म पे बात हो रही है. और जो सिंथेटिक क्यूबिज्म है उसके अंदर जो है एक्सटर्नल मटेरियल को लगाया जा रहा है. उसके अंदर आप ये देखें टोबैको, ये पिकासो की है. और एक ये पेंटिंग है, दिस इज बाय एक और आर्टिस्ट था ग्रिस. ग्रिस ने भी आके इनके साथ काम किया. तो इस वाली क्यूबिज्म के अंदर कि पेपर्स को और चीजों को उठा के फिजिकल इसके अंदर लगाया गया, जो कि आज का दौर का आपका कोलाज कहलाता है. और ये वो चीजें हैं जो आगे चल के बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी फ्यूचरिस्ट आर्टिस्टों को. ठीक है, यहाँ तक तो आपका इज्म आ गया. अब इससे आगे चूंकि पिकासो इज स्टिल वर्किंग, तो उसका आगे अभी एक और हम फेज देखते हैं. टाइम है बच्चों?